Good morning, students. 8th class. Today we are going to start a new chapter number 15, some natural phenomena. बेटा आज इस चैप्टर में हम जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जैसे विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक जो नेचर से जुड़े हुए हैं, आज हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जैसे आपके साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक है, दे आर डिस्ट्रक्टिव, ये मतलब नुकसान करने वाले हैं। दे आर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइटनिंग का, चार्जेस का, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे लाइटनिंग बनती है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइटनिंग, फर्स्ट टॉपिक इज योर लाइटनिंग. You might have seen sparks on electric pole when wires become loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wire. देखिए बेटा कई बार आपने अपने घर में, घर के आसपास इलेक्ट्रिक पोल पर स्पार्किंग देखी होगी। कई बार तार लूज रह जाता है तो वहाँ पे क्या आपने थोड़ी सी स्पार्किंग देखी होगी। इसी तरीके की जो स्पार्किंग है कई बार हमें स्काई में देखने के लिए मिलती है। जब थंडरस्टॉर्म आता है तो हमें मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है और एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लैश हमें दिखाई देता है। एकदम से बहुत तेज़ फ्लैश दिखाई देगा और एकदम से ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर गई है कहीं पे, या बिजली के कड़कड़ाहट की एकदम से बहुत तेज़ साउंड सुनने को मिलती है। तो ये जो लाइटनिंग है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या है ये, मतलब कैसे, कहाँ से क्या डेवलप होता है। तो एंशियंट टाइम में तो सबको लगता था कि ये एक गॉड की प्रोसेस है, गॉड इसके लिए जिम्मेदार हैं, कुछ बुरा होने वाला है तो गॉड कुछ सिग्नल देते हैं लाइटनिंग के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे बेटा डिस्कवरीज हुई, बहुत साल लगे डिस्कवरीज के लिए। और फिर ये देखा हमने कि ग्रीक के लोगों ने, जो एंशियंट ग्रीक थे, न्यू एज अर्ली एज 600 BC, दैट व्हेन अंबर था एक काइंड ऑफ रेसिनिक क्लॉथ, जब उन्होंने उसको फर के साथ रब किया तो उन्होंने देखा कि इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। और आपने भी कई बार अपने स्कूल टाइम में क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप स्केल को, मैंने देखा है अक्सर क्लासेस में बच्चों को, वो अपने सिर पर उसको रब करके, हेयर्स पे रब करके फिर छोटे छोटे पीसेस को उठाते थे। तो उनमें क्या होता था, एक अट्रैक्शन डेवलप होती थी। अट्रैक्शन डेवलप किस लिए हो रही है, क्योंकि वहाँ दोनों के अंदर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो गया है। और चार्जेस जो है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दे रिपेल ईच अदर, बट अगर डिफरेंट टाइप के चार्जेस डेवलप हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में काफ़ी सारे किए होंगे। तो इन 1752, ये लाइन देखिए, कम हियर इन दिस लाइन, इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट, शोड दैट lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for this realization to occur. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कोशिश करी कि जो लाइटनिंग प्रोड्यूस्ड होती है स्काई के अंदर, वो एक कोई गॉड का फिनोमिना नहीं है, गॉड की प्रोसेस नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइटनिंग हमें स्काई में दिखाई देती है, वो कुछ और नहीं, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। However, it took a long time to realize, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से अगर आती है फील्ड में तो कोई बहुत जल्दी उस पर विश्वास नहीं करता जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इन्वॉल्व ना करें। नेक्स्ट टॉपिक इज योर चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग, कि हम किसी भी चीज़ को अगर आपस में रब करते हैं, आपस में हम रब करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में रब करने से कोई ना कोई
चार्जेस डेवलप होता है। देखो सर्दियों में क्या होता है, आपकी जो स्कर्ट्स वगैरह होती है वो आपस में चिपकती हैं कई बार, क्योंकि वो क्यों चिपक रही है, क्योंकि उसके ये बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, बहुत सारे दुपट्टे वगैरह की, उनमें ना थोड़ी सी आपको लगता है कि अट्रैक्शन हो रही है। एंड वो अट्रैक्शन किस वजह से हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विग्रसली विथ ए पीस ऑफ पॉलीथीन। आपने क्या करा, एक बॉल पेन की रिफिल ली, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से पॉलीथीन पर रब करा। ब्रिंग इट क्लोज टू ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। Repeat this activity with a small pieces of dry leaf, husk, पेपर, हेयर, मस्टर्ड सीड। तो आप इन सब के ऊपर ये मतलब ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद इसके ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकते हैं। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires a small electric charges. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charge object. In the process of charging the refill and the practice, plastic comb, polythenes and hair also get charged. हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो हमारे हैंड्स हैं, अगर हम उसको आपस में रब करते हैं तो समवेयर देयर इज चार्जेस प्रोड्यूस्ड, कहीं ना कहीं उसमें चार्जेस प्रोड्यूस्ड होते हैं। आपको ये टेबल दी हुई है, जैसे रिफिल है, रिफिल को आपने पॉलीथीन के ऊपर रब किया, अट्रैक्शन होगी नहीं होगी, चार्ज नॉट चार्ज, चार्ज भी है और अट्रैक्शन भी है। बैलून को अगर हम करेंगे, तो बैलून को अगर करेंगे इरेजर को वुल से, तो आप ये सब देखना, ट्राई करना इनको और इसके फिनोमिना को लिखना, ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। सो नेक्स्ट कम टू द पेज, टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। अब हम करेंगे कि कितनी तरह के चार्जेस होते हैं और उनके बीच में क्या क्या इंट्रैक्शन होती है। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। अब देखिए बेटा, वी नो देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी बुक पढ़ें, आपको टू टाइप ऑफ चार्ज ही मिलेंगे, थ्री टाइप्स नहीं मिलेंगे। तो टू टाइप ऑफ चार्जेस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ और आपको याद रखनी है हमेशा कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो हम बैलून्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेट टू बैलून्स, हम दो बैलून्स लेंगे। हैंग दैम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, हम उनको इस तरीके से टांगेंगे कि वो मतलब अपने एक दूसरे को टच नहीं करें। रब बोथ द बैलून्स विद अ वुलन क्लॉथ, दोनों बैलून्स को हम वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे और उनको वापस छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि जब हमने उनको रब किया तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इट मीन्स जब हमने उनको वुलन क्लॉथ से रब किया, दे डेवलप सेम चार्जेस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट। Now let us repeat this activity with the used pen refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler. Use the tumbler as a stand. हाँ जी, तो हम देखेंगे कि interaction between like charges. Now let us repeat this activity with the used pen refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler. यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड। ये देखो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। तो हम यही इसमें समराइज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटा कि एक जो चार्ज बैलून की, जब हमने बैलून का केस लिया था तो बैलून कैसे थे कि दोनों बैलून्स में सेम चार्जेस आए। तो लुक एट द पिक्चर कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ दूर भाग रहे हैं। लेकिन हमने सेकंड केस में क्या किया कि एक हमने रिफिल ली और एक हमने बैलून लिया, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन हमें देखने को मिली कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्टेड मतलब कि उनके अंदर जो चार्जेस डेवलप हुए हैं वो अलग अलग हुए। पहले वाले में सेम चार्जेस डेवलप हुए तो रिपल्शन हुई,
और दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए, तो उन दोनों के बीच में क्या हुए, अट्रैक्शन हुई। अब हम बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे होता है, यानी कि ट्रांसफ़र का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कैसे होता है चार्जेस का। आपने कभी सुना हो अर्थिंग का तार, अर्थ का तार देखा हो आपने कि भाई ये तार, 3 तार होते हैं, जैसे मतलब हमारे वायर्स आपने देखी हो कभी भी, तो 3 वायर्स होती हैं। एक होती है हमारे इसमें ग्रीन, एक होती है इसमें हमारे रेड, और एक ब्लैक कलर की जो होती है वो हम कहते हैं कि ये अर्थ की है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थिंग वायर है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस कैसे होता है। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। आप फिगर की तरफ देखिए, फिगर 15.4। pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted। आप उसमें एक होल करें, और होल करने के बाद उसमें एक मेटल की जो मेटल पेपर क्लिप है वो उसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो फिगर में, ये वाली जो क्लिप है, ये देखिए, लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट। आपने क्या करा कि एक जैम बॉटल ली, जैम बॉटल के अंदर ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा जो जैम की बॉटल से बड़ा है, यानी कि उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है उसने। फिर हमने यहाँ से एक होल करा, होल करने के बाद हमने एक तार से उसके अंदर पेपर क्लिप इंसर्ट करी। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन, ठीक है, इस तरीके से ये ओपन होनी चाहिए। and cut 2 strips of aluminum foil about 4 centimeter to 1 centimeter each other. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to the it. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip. फिर आपने क्या करा, जो आपने रिफिल ली थी, तार लिया था, उसको क्या करा, आपने चार्ज कर दिया, किसी चीज़ से रगड़ के आपने इसको चार्ज कर दिया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इज देयर एन इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, क्या कोई फॉइल स्ट्रिप पे इफेक्ट आया। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। नॉट टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे। कैन दिस एपरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। अब देखिए हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल। जो हमने एक रिफिल ली थी, देखिए ऊपर ये जो है इसने रिफिल पकड़ी हुई है, तो जब हमने रिफिल को किसी बॉडी से रब किया, उसके बाद इस तार के ऊपर टच करा, तार के ऊपर टच करने से ये जो क्लिप लगाई हुई है इसमें क्या कोई इफेक्ट हुआ या नहीं है, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो जो एल्युमिनियम फॉइल है, द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव्स द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू अ पेपर क्लिप। रिमेंबर डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। अब जो चार्जेस आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम आते ही देखेंगे कि जो आपकी ये जो क्लिप है ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की जगह इनका मुंह खुलता जा रहा है, ये ओपन होती जा रही है, वाइड हो गई है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। This device is known as electroscope. Thus, we find that electric charge can be transferred from a charge object to another through a metal conductor. तो हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवर किया कि हम एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्जेस सेंड कर सकते हैं और चार्जेस डेवलप कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी विल सी। The process of transferring charge from a charged object to the earth is called earthing. आपने अर्थिंग की प्रोसेस सुनी होगी कि किस तरीके से जो चार्ज हैं वो ऊपर से होते हुए अर्थ के अंदर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। Earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical, and it is very important। जब भी हम घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, अर्थिंग जरूर करता है कि अगर बाय चांस हमारी बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो डायरेक्टली फिर किसी ना किसी तरीके से
वो अर्थ के अंदर चला जाता है और हम सिर्फ झटका खा के अलग गिर जाते हैं। अदरवाइज अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट का डायरेक्ट सारा करंट हमारी बॉडी के अंदर उसको जला देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कैसे होती है, बिजली कैसे गड़गड़ाती है, बिजली कैसे चमकती है, उसकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आप सब कई बार हम रात को एकदम से डर भी जाते हैं क्योंकि इतनी तेज़ साउंड होती है कि हाँ कहीं बिजली गिर गई। तो क्या प्रोसेस होती है ये? It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. अब हमने ये तो डिस्कवर कर लिया, ये तो हमने जान लिया कि चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, अब आप स्काई बादलों में देखिए, बादलों में ऊपर की तरफ जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, नीचे की तरफ जो हैं आपके नेगेटिव चार्ज हैं, और सबसे नीचे जहाँ पे आपकी अर्थिंग हो रही है, अर्थिंग में से आपके पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जो हमारी अर्थिंग है, अर्थिंग कैसी प्रोड्यूस कर रही है? पॉजिटिव चार्ज। नाउ look at the paragraph. You learned in class 7 that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. जब आंधी तूफान आते हैं तो जो हमारी ठंडी हवाएं होती हैं, हवा के झोंके होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, क्योंकि वो हैवी होती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? वो एयर करंट से नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं, दे मूव डाउनवर्ड। दिस विग्रस मूवमेंट, ये जो एयर करंट्स का ऊपर जाना और हैवी ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं उनका नीचे आना, ये जो विग्रस मूवमेंट हुई, ये क्या करती है? दे कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया। By a process not yet completely understood, the positive charge collect near the upper edges of the clouds and the negative charge accumulate near the लोअर एजेस। अब जो सेपरेट, पहले तो सारा था क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव सेम था, लेकिन जब थंडर स्टॉर्म हुआ, आंधी तूफान आई, तो क्या हुआ कि जो एयर करंट्स थी, ठंडी हवाएं थी, जो आंधियाँ चल रही थी, उसमें क्या हुआ? जो एयर करंट्स थी वो ऊपर की तरफ मूव कर गए, और जो आपकी हैवी ड्रॉपलेट्स थी, वाटर की जो बूंदें थी, वो नीचे की तरफ आ गई। अब जब ये जो विग्रस मूवमेंट हुआ, हवा का ऊपर जाना, पानी की बूंदों का नीचे आना, तो यहाँ पे एक लेयर बन गई जिसने चार्जेस को सेपरेट कर दिया। और हमने देखा जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो ऊपर की तरफ मूव कर गए और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो नीचे की तरफ कर गए। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ में क्या है? अर्थ के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, अर्थ में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इनके बीच में एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो रही, ज़बरदस्त अट्रैक्शन होने की वजह से बहुत तेज़ से लाइटनिंग का इफेक्ट हुआ, बहुत तेज़ से फ्लैश, एकदम से लाइट दिखती है और एक तेज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये है कारण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edges. There is an accumulation of positive charge near the ground also when the magnitude of the accumulated charges become very large. The air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. We see streaks of as a lightning. This process is called an electric discharge. जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़ोर से लाइट चमकती है और बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। The process of electric discharge can occur between two or more clouds, or between clouds and the earth. Today we need not to get frightened by lightning like an ancestor did.
तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो सोचते थे कि भगवान हमको डरा रहा है, भगवान गुस्सा कर रहा है, भगवान क्रोध कर रहा है, लेकिन आज हम इसको एक एज ए नेचुरल फिनोमिना समझ सकते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स could destroy life and property also. It is therefore necessary to take measure to protect ourselves. अब देखिए जो लाइटनिंग होती है, कई बार हम कहते हैं ना बिजली गिर गई, पता नहीं किसके ऊपर बिजली गिरी है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जहाँ बिजली गिरती है वहाँ एकदम से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटी है यहाँ पे, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी होते हैं, और हमें क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए जब इस तरह के डिज़ास्टर्स हमारे लाइफ में आए। तो लाइटनिंग सेफ्टी में सबसे पहले हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। अगर कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले कि अपने एक सेफ जगह पे चलो। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर द सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और हमें किसी बड़ी बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। मान लो हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार और बाय बस, और हम विंडोज़ के अंदर रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं कि भाई बारिश हो रही है तो चलो पेड़ के नीचे रुक जाए, नहीं, हमें ऐसी जगह पे नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। पेड़ों के नीचे नहीं रुकना चाहिए, किसी बिल्डिंग के नीचे नहीं रुकना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डू एंड डोंट्स। ये देखिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। थंडरस्टॉर्म, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सेफ नहीं होते हैं। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अगर बहुत तेज बिजली कड़कड़ा रही है और आप एक अम्ब्रेला लेके जा रहे हो फटाफट, तो वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला के ऊपर होती है आयरन, मेटल होता है। तो वो मेटल क्या करता है, वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। वो जो आपने देखा होगा पहले काले रंग का छाता होता था, तो उसके ऊपर एक नुकीली सी बहुत लंबी आयरन की रॉड लगी रहती थी। दैट इज़ नॉट सेफ। अगर थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो अम्ब्रेला इज़ नॉट सेफ। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज। तो अगर आप फॉरेस्ट पे हो तो बड़े ट्री के ऊपर शेल्टर ना लेके एक शॉर्टर ट्री के नीचे शेल्टर ले सकते हो। और इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर आपके पास आप एक ओपन फील्ड में हो तो और भी अच्छा है कि अगर आप ओपन फील्ड में हो जहाँ पे कोई पोल नहीं है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो डेट इज़ आल्सो सेफ। Instead, squat low on the ground. Place your hands on your knees with your head between the heads. This position will you make the smallest target to be struck. अगर कोई ऐसी नौबत भी जाती है कि आपके पास कोई बिजली गिर जाती है, तो आपको इस पोजीशन में अपने आप को सेट कर लेना है। आपके जो हेड है वो इसके अंदर, फिर इस तरीके से पोजीशन आपको ले लेनी चाहिए। तो सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। अगर आप घर पे हो, इफ़ यू आर इनसाइड द हाउस, lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes. Lighting is an electrical discharge. During a thunderstorm, contact with these should be avoided. हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो टेलीफोन्स हैं, कॉर्ड्स हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, मेटल पाइप से दूर रहना चाहिए। और इन सब की जगह हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में कोई वायर नहीं होती है, कोई कनेक्शन नहीं होती है। कोर्डलेस फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड एट दिस टाइम, हमें इस टाइम नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। रनिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विचेस को बाहर निकाल के रख देना चाहिए, क्योंकि उनमें अर्थिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो दे मे आल्सो कॉज एनी हार्म। अब है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर्स एंड लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर्स एक तरह के डिवाइस होते हैं जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये बिल्डिंग है, आजकल आप देखते हो कि हमारी जो बिल्डिंग्स है वो कितनी हाई होती हैं, 22-23 मंजिलें हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है, ये देखिए वायर, और फिर इस वायर को हमने नीचे अर्थ के अंदर अटैच किया हुआ है। तो इस प्रोसेस से हम अपनी पूरी बिल्डिंग को सेव कर लेते हैं। कैसे? लेट अस सी। अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लंबी हमने यहाँ पे एक मेटालिक रॉड लगाई है।
इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। हमने शुरुआत में ही यहाँ से एक तार लेनी शुरू कर दी। वन एंड ऑफ द रोप इज केप्ट आउट ऑफ द एयर एंड द अदर एंड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। द रॉड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू द ग्राउंड। तो अगर यहाँ पे लाइटनिंग के प्रोसेस क्या होते हैं तो वो उसको डायरेक्टली अर्थ के अंदर डाल देती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी सेफ रहती है। बेशक आसपास आपके हार्म हो जाए लेकिन आपकी जो बिल्डिंग है वो प्रोटेक्ट है। तो आजकल ये सब लोग अपने घरों में भी बिल्डिंग्स पे पहले ही लगवाते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर, लाइटनिंग मेटालिक कंडक्टर। द मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। लेकिन हमें इनको टच नहीं करना चाहिए। पता चला हमने यहाँ इन पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, हमने इनको जाके टच कर दिया और हम बस वहीं पे हिलते रह जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द चैप्टर हमने आज स्टडी कर लिया है। आप इसको लाइटनिंग कंडक्टर्स तक अच्छे से इसको रीड करिए।